हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली ओके, आयनिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो किस तरह से मेज़र की जाती है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। कल हमने कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमारे जो कंडक्टर्स हैं स्पेसिफिकली हमने दो भागों में डिवाइड किए थे। एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर थे और दूसरे हमारे क्या थे भाई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स जिनको हमने बोला था। ठीक है भाई। उसके बाद वहाँ पे हमने उनको जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे उनके बारे में भी डिस्कशन किया था और देखा था कि किस तरह से उनकी जो कंडक्टर्स की नेचर है ना, जो उनका स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली जो हमारे मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती है कनेक्टिविटी को। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं उनके जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर से बढ़ाने से उनकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की वो कम होती है, क्योंकि वाइब्रोनिक मोशन बढ़ती है, जो कंपन गति होती है वो बढ़ती है। आयन कंपन करते हैं वहाँ पे या एटम्स कंपन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में थोड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। किनकी? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हमने देखा था कि किस तरह से उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, प्रकृति कैसी है उनकी, वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। कितना वो आयनाइज होते हैं, कितना नहीं होते हैं, वो बात नंबर ऑफ़ आयन्स पे डिपेंड करती ही है कंडक्टिविटी वहाँ पे। क्योंकि आयनिक कंडक्टर्स में कनेक्टिविटी की वजह क्या है, मूवमेंट ऑफ आयन ही है ना। तो उसके बाद आयन का साइज़ कितना है ना, उनकी मोबाइलिटी कितनी है, गतिशीलता कितनी है, और वो मोबाइलिटी फिर हमारे जो सॉल्वेंट जिसमें वो घुले हुए हैं उसकी नेचर पे भी बहुत हद तक डिपेंड करेगी। यानी सॉल्वेंट की जो नेचर है वो भी हमारे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनको जो कंडक्टिविटी है वो उससे प्रभावित होती है। इसके अलावा जो विस्कोसिटी है सॉल्वेंट की, कितना विस्कस है, क्योंकि विस्कोसिटी से आयन्स का जो मूवमेंट है, आयन की जो एक्टिविटी है वो बहुत हद तक प्रभावित होती है, जिसकी वजह से उनकी क्या है, जो आपकी कंडक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। और उसके बाद जो टेम्परेचर है वहाँ पे देखा था हमने कि टेम्परेचर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स थे वहाँ पे घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जनरली आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन भी बढ़ता है। साथ में साथ अगर वो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि पहले से आयोनाइज है वो, तो क्या बढ़ेगा आयोनाइजेशन। तो उस केस में हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी आयन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनकी एक्टिविटी बढ़ती है और क्या बढ़ सकती है, फिर कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी थोड़ी सी। आज हम उसी कंडक्टिविटी को मेज़र कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मापन कैसे करना है हमारी कंडक्टिविटी का, विशिष्ट चालकता को किस तरह से मापा जाता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या जो स्पेसिफिकली मेटालिक कंडक्टर्स की बात अगर करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, हमने है ना, 4 वायर से हम इस तरह से एक ब्रिज के रूप में जोड़ देते हैं और फिर इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, जो अननोन वायर है उसका क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर कंडक्टेंस निकाल लेते हैं और कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, हाँ या ना। लेकिन सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई वायर नहीं होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो उनकी कंडक्टिविटी को किस तरह से मेज़र किया जाए, क्योंकि अगर इनके अंदर हम डायरेक्ट करें, देखिए इनकी जो कंडक्टिविटी मेज़र करने में प्रॉब्लम आती है या इनका जो रेजिस्टेंस मेज़र करने में प्रॉब्लम आती है, वो अगर डायरेक्ट करंट यूज़ किया जाता है तो डायरेक्ट करंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नेचर को बदल सकता है, या उसकी जो कंपोजिशन है, उसका जो संगठन है आयन का, वो बदल सकता है। यानी उस वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, डायरेक्ट करंट अगर यूज़ किया जाए तो उसका जो डायरेक्ट करंट से जो पोलराइजेशन है ना, उसकी जो ध्रुवणता है वो चेंज हो सकती है।
जिसको पोलराइजेशन इफेक्ट बोला जाता है, ध्रुवीय प्रभाव बोला जा सकता है उसको, ध्रुवीकरण प्रभाव बोला जा सकता है उसको। तो एक चीज़ वो होती है, और दूसरा फिर ये है कि उसका हम इस तरह से डायरेक्ट ब्रिज नहीं बना सकते हैं, है ना भाई। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका इस तरह से डायरेक्ट ब्रिज तो नहीं बना सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह से चौथा वायर जोड़ दिया और डायरेक्ट ब्रिज बन गया। तो ये दो प्रॉब्लम आती हैं जब हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को मेज़र करने में। जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है डायरेक्ट करंट वाली, उसका रिमूवल कैसे किया गया, उसका निदान इस तरह से किया गया कि हम डीसी की जगह एसी अल्टरनेटिंग करंट अगर यूज़ कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिंग जो करंट है वो यूज़ करेंगे, तो ये जो ध्रुवीकरण वाली प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम हटाई गई है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है जो कि ये था कि उनका किस तरह से एक रेजिस्टेंस वायर की तरह से वो किस तरह से बनाया जाए उनको, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन में सेल बनाए गए हैं जिनको बोला गया कंडक्टिविटी सेल। क्या बोला गया? कंडक्टिविटी सेल बोला गया। तो कंडक्टिविटी सेल इस तरह का एक सेल होता है, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके ऊपर पाउडर्ड प्लेटिनम चढ़ा रहता है। पाउडर्ड प्लेटिनम चढ़ाने का मकसद यहाँ पे ये है कि इसकी वजह से जो पोलराइजेशन इफेक्ट था, ध्रुवीकरण जो प्रभाव था जिसकी वजह से नेचर चेंज हो सकती है आयंस की, वो मिनिमाइज हो जाता है एक तो, ठीक है। तो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड इसलिए यूज़ किए जाते हैं। तो और इसके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर या स्टैंडर्ड रखी जाती है ना। और इनके बीच की जो इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सॉल्यूशन का क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना रखा जाता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये स्टैंडर्ड सेल होते हैं, है ना, जिनके अंदर क्या भरा रहता है, वो सॉल्यूशन भरा रहता है। लेकिन वहाँ पे भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ना, लेकिन फिर भी ये सेल जो है वो अननोन सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसको मेज़र करने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो हर सॉल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि सारे सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी सेल बना लिया जाए और उसके लिए फिर आप रेजिस्टेंस और ये सारी बातें वहाँ से मेज़र कर लो। लेकिन हमारा जो KCl है उसकी विभिन्न टेम्परेचर और विभिन्न जो कंसंट्रेशन है उनके ऊपर KCl सॉल्यूशन, पोटेशियम जो क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसके लिए ये कंडक्टिविटी सेल बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस सेल में देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली वैल्यू के ऊपर अगर जाएंगे तो हमें पता है कि कंडक्टेंस जो होती है वो 1/r के बराबर होती है। कल हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। या हम यूँ कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू A/ρl, यानी r की वैल्यू रख दी हमने ρl/1, तो A/ρl हो जाएगा, है ना। और हमें पता है कि क्या ये हमारा जो 1/ρ है वो किसके बराबर होता है? कप्पा के बराबर होता है ना, कंडक्टिविटी के बराबर होता है। और तो क्या बन गया अपना? कप्पा A/l बन गया है। या हम कह सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CL/A। तो CL/A, है ना। अब L/A जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको बोला जाता है इस सेल का कांस्टेंट, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और जो उनके बीच में सॉल्यूशन वितरित है उनका उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उस अनुपात को क्या कहा जाता है भाई? सेल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब सेल कांस्टेंट यहाँ पे सॉल्यूशन की हर बार ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ये मेज़र करना जो है वो इतना रिलायबल नहीं है। इसलिए ये जो सेल कांस्टेंट जिसको आप G* के द्वारा दर्शाते हो, यानी G* के द्वारा दर्शाते हो, L/A का मतलब G*। तो G* को L/A मेज़र न करके किस तरह से मेज़र किया जाता है? इसको G* को
रेजिस्टेंस और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके द्वारा इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। ओके, यानी जी एस्टेरिस्क और कौन सा सॉल्यूशन यूज करके, हमारे पास जनरली जो हमारा KCl सॉल्यूशन है ना, तो KCl सॉल्यूशन को यूज करते हुए जिसकी की कंडक्टिविटी क्या होती है, ऑलरेडी नॉन होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, ऑलरेडी नॉन होती है। तो अगर कंडक्टिविटी ऑलरेडी नॉन है तो फिर हम इस फॉर्मूले से क्या यूज कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर सेल कांस्टेंट हमें पता चल गया है ना, तो सेल कांस्टेंट को यूज करते हुए फिर हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन सॉल्यूशन भर दिया जाएगा। फिर नॉन सॉल्यूशन से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। तो एक बार जब सेल कांस्टेंट हमें पता चल जाता है, तब हम उसी सेल को अननोन सॉल्यूशन के लिए यूज करते हुए एक व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा एक सेटअप बनाते हैं। यानी उस सेल को फिर जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, ये कंडक्टिविटी सेल जोड़ दिया जाता है। पहले तो हमारा जो नॉन जिसकी हमें सेल कांस्टेंट किससे मेज़र कर लिया जाता है, जिसका कंडक्टिविटी क्या है, ऑलरेडी नॉन है, जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी नॉन है, और वो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हुए हमने ज्ञात किया है, KCl के सॉल्यूशन को यूज करते हुए हमने ज्ञात कर लिया है। तो उस रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी से हमने क्या निकाल लिया है, इस सेल का, कौन से सेल का, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकाल लिया है। तो एक बार जब सेल कांस्टेंट हमें पता चल गया है, तो अब हम इस सेल के अंदर उस सॉल्यूशन को भरेंगे जिसका कि हमें क्या ज्ञात करना है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर इसको इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है, जिसमें दो ये आपके रेजिस्टेंस हैं, जिनका रेजिस्टेंस आपको पता है। ठीक है जी, पता है। और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी जो परिवर्तनशील प्रतिरोधक है। ये आपका P एक डिटेक्टर है ना, यहाँ पे डिटेक्टर के रूप में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए जो आपका ईयरफोन वगैरह काम में लिया जाता है P के रूप में, डिटेक्टर के रूप में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट से वो हिलता नहीं है। ये O है जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है ना, अल्टरनेटिंग करंट के रूप में जो हमारी ऑडियो वेव्स है ना, कौन सी वेव है भाई, हाँ, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 550 से लेकर के और 3000 साइकिल पर सेकंड के बीच में होती है, वो ऑडियो वेव्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली यूज की जाती हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है जी। तो जब ये सेटअप तैयार कर लिया जाता है, तो यहाँ पे ये है आपका R2, जिसका जो आपको ज्ञात करना है अननोन सॉल्यूशन का। सेल कांस्टेंट आपको पहले से ही पता है ना, कंडक्टिविटी आपको इस सेल की पहले से ही पता है, तो नहीं जी आपको सॉरी पहले से ही पता है, जो आपने नॉन सॉल्यूशन KCl से आपने ये दोनों ज्ञात करके, ये दोनों आपको पता थी KCl के लिए, तो आपको G पता चल गया था। तो अब आपको G पता है, तो G की वैल्यू आप रख सकते हैं कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि आपको सेल कांस्टेंट पता है ना, और G आपको पता चल गया है। ठीक है, चल गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको R भी पता चल गया है यहाँ से, तो R पता चल गया है, तो आप C निकाल सकते हो फिर, हाँ या ना। इस फॉर्मूले से R अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो C निकल गया, हाँ या ना। ये आपको सेल कांस्टेंट पहले से ही पता है, तो C अगर पता है और सेल कांस्टेंट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अननोन सॉल्यूशन को इसमें भर करके इसकी R ज्ञात किया जाता है। ये फार्मूला हमें पता ही रहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही फार्मूला है, R2 यानी ये वाला, ये R2/R3 इज इक्वल टू R1/R4। तो R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी R1/R3/R4 के बराबर। तो अब आप इस R2 से क्या निकाल लो, कंडक्टेंस निकाल लो। कंडक्टेंस निकल गई है आपके पास, और
ये जी आपके पास पहले से है ही निकाला हुआ, हाँ या ना? तो क्या निकाल सकते हो आप यहाँ से? कप्पा निकाल सकते हो। कप्पा इज इक्वल टू क्या है? 1/r जी एस्टेरिस्क। डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या जनरली क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो इस तरह से देखिए अननोन सॉल्यूशन की क्या निकाली जा सकती है भाई? कंडक्टिविटी को हम मेज़र कर सकते हैं। और कौन सा है ये? कंडक्टिविटी सेल को यूज करते हुए। कंडक्टिविटी सेल को यूज करते हुए पहले नॉन सॉल्यूशन लिया जाता है। नॉन सॉल्यूशन का मतलब जिसका रेजिस्टेंस और जिसकी कंडक्टिविटी पहले से ही पता होती है, उसको यूज करते हुए क्या निकाल लिया जाता है? सेल कांस्टेंट निकाल लिया जाता है। फिर उस सेल कांस्टेंट को यूज करते हुए जो अननोन सॉल्यूशन है वो कंडक्टिविटी सेल के अंदर लेकर के और क्या निकाल लिया जाता है? ये R2 निकाल लिया जाता है। और R2 से फिर हम क्या निकाल सकते हैं? कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं उस सॉल्यूशन की। तो इस तरह से कंडक्टिविटी सेल को यूज करते हुए इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर होते हैं, जो हमारे विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, उनकी क्या निकाली जा सकती है? कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है, विशिष्ट चालकता निकाली जा सकती है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सेटअप हमारा था जिसमें हमने कंडक्टिविटी को मेज़र किया है। अब देखिए कंडक्टिविटी मेज़र करने के बाद हम दो और स्पेशल टाइप की जो कंडक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वो है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, यानी तुल्यांकी चालकता और हमारी जो मोलर चालकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, है ना? ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक के जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी मेज़र की जाती है, और आंसर होता है कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो आप याद रखें ये नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी सेल। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप अगर नहीं किया है तो, और मेरी बातें अगर आपको पहुंच रही हैं तो आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।